नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे जीत की जद्दोजहद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया है। भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी लगातार सूबे में दौरा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए सूबे के सभी विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी लगातार पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी टिप्स दे रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी मिशन 2023 की तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। भाजपा भी बूथ सशक्तिकरण के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी है। भाजपा जहां डबल इंजन की सरकार बनाने पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस अपने कामकाज के जरिए सूबे में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। चुनाव होने में अभी 6 महीने का समय है, लेकिन राजनीतिक दलों में अभी से चुनावी रंग चढ़ने लगा है। ऐसे में किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा प्रभाव, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर कुछ प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों पे लगता है। हम लोग भी अपने अपने तैयारियों पे लग गए हैं। सरकार में कौन आएगा नहीं आएगा वो तो छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। हमें लगता है 2023 में हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर जन जन तक हम लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जनता की ओर से भी लगातार फीडबैक मिल रहा है कि 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार में आएगी। देखिए, आज जब तक 2018 तक छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। लेकिन राज्य में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने देखा कि कैसे 16 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय हुआ, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए, कैसे गरीबों के थाली से चावल छीनने का काम इस सरकार ने चावल घोटाला करके किया, जल जीवन मिशन को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया इस सरकार ने। और इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल की सरकार मिलने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार की योजना और लोगों के बीच ब्रेकर के रूप में काम कर रही है भूपेश बघेल की सरकार। इसलिए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने की आवश्यकता है। चलिए, तो 2023 जीत की जद्दोजहद है, होना भी है। अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा समय है इलेक्शन के लिए। कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि ठीक है, उनकी तो सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां उनकी सरकार नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में कैसे आ जाएं, क्या फॉर्मूले हैं जिस पर बात बन जाएगी, काम हो जाएगा, ये तमाम बातें महत्वपूर्ण है। और इन सबसे ऊपर यदि कुछ है तो वो है मुद्दे। क्या वाकई में भूपेश बघेल ने इतना काम किया है कि उन्हें दोबारा जनता अपना आशीर्वाद देगी, या फिर जिस तरह से बूथ मजबूत करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कार्यकर्ताओं की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या उन्हें जनता छत्तीसगढ़ की मौका देगी? कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के एस चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। के एस चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। तैयारियां जोरों पर हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इलेक्शन होते हैं उसे हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जनता के लिए तो महत्वपूर्ण होता है, राजनीतिक दलों के लिए भी, जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी को कुछ मिलता है और किसी का बहुत कुछ चला भी जाता है। लेकिन हाँ, एक ये भावना के साथ काम करना, उन मुद्दों को सामने लाना जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हित के होते हैं। यदि मैं कुछ संक्षिप्त में आपसे पूछूं कि क्यों भूपेश बघेल को या कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद दे, किस लिए? आपने सही बोला कि चुनाव, भारत में जब चुनाव होते तो एक पर्व की तरह होते हैं, और हमारा देश जो है वो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। चाहे पंचायत हो, नगर निगम हो, आम चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। तो मगर जो आपने भी सवाल किया, मैं उसका आना चाहूंगा। आपने बोला कि क्यों जनता भूपेश बघेल को चुने, तो क्यों ना चुने? मैं तो ये बोलूंगा, क्यों ना चुने। एक भी ऐसा कारण नहीं है कि जनता भूपेश बघेल को ना चुने। क्यों नहीं चुने? क्योंकि यहाँ पे किसानों के लिए काम हो रहा है, मजदूरों के लिए हुआ है, महिलाओं के लिए हुआ है, छात्रों के लिए हुआ है, विकास चारों तरफ हो रहा है और हर वर्ग के लिए हो रहा है।
तो इससे मैं बोल रहा हूँ भूपेश बघेल को क्यों ना चुने। जनता भूपेश बघेल को इतना पसंद कर रही है कि आप देखिए जो भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चलता है उसमें देखिए आप जनता कैसे आती है, भीड़ देख लीजिए आप। अभी प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ जगदलपुर में, भरोसे का सम्मेलन जो हुआ था उसमें आप देखिए, तो ये दिख रहा है कि जनता का जो विश्वास है, जो प्रदेश की जनता का जो प्यार है वो हमारे सरकार के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम फिर से सरकार बनाएंगे। और इसी के तहत हमारे जो चुनाव की तरह अगर मैं बात करूं तो देखिए हर राजनीतिक दल जब चुनाव नजदीक आते तैयारियां करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हम हो, चाहे दूसरे और भी पार्टियां हो। तो उसी तरह पे हमारे चुनाव की तैयारी भी चल रही है। आज जैसे बैठकों का दौर चला तो वो बूथ स्तर की जो तैयारी कैसे होनी चाहिए, उस पर कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये सब चर्चा आई है और फेस टू फेस भी कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। तो चुनावी मोड में हर ये प्रदेश तो आ ही चुका है, इसलिए राजनीतिक दल भी आ गए। तो उस वे में हमारी तैयारी चल रही है। हर विकास के काम जो हो रहे हैं जनता तक पहुंचाने का काम, जनता को ऐसे बताने का कि सरकार ने क्या क्या किया है, और आपको अगर कोई दिक्कत है और कोई परेशानी उसकी फीडबैक भी लेना है। साथ ही ये नहीं था कि जनता तक बस सिर्फ योजना पहुंचाना है, उन तक अपनी कार्य योजना को पहुंचाने या सरकार की जो भी योजना है वो बतानी है। सिर्फ ये भी है कि उनसे कोई फीडबैक लेना कि आपको कोई तकलीफ हो रहा है और क्या आपको सरकार से अपेक्षाएं हैं। तो ये सारी तरह से काम चल रहे हैं चुनावी मोड के हिसाब से भी और सरकार के हिसाब से। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी का चेहरा ही काफी है और उनकी विकास जो की उसकी वजह से हमें मालूम है कि इस बार विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम और ज्यादा मजबूती के साथ हम सरकार बनाएंगे। लेकिन सत्यप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साहब को आपने सुना होगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर जोर दे रहे हैं। उनको लगता है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो डबल इंजन की सरकार जो है वो मिलकर काम करेगी और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस एक बात से रिझाया जा सकता है जनता को? देखिए राकेश जी, मेरे को जहाँ तक याद है एक बार ये डबल इंजन वाले मुद्दे पे मैं आप ही के साथ बैठा था, तभी मैंने ये बात बोला था कि डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन रहता। तो जहां जहां बल्कि आप बीजेपी की सरकार जितने प्रदेशों में वहां के हालात देख लीजिए और छत्तीसगढ़ के हालात देख लीजिए, तो जहां बीजेपी की सरकार वहां भी ट्रबल है। आप किसानों के हालात देख लीजिए, इतना समर्थन जितना यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है वहां नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे आप जो भी विकास हो रहे हैं उसकी बात सच एमपी में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, माफियाओं का राज कैसे यूपी में अभी 2-3 पहले की घटना हुई है। तो ये ट्रबल इंजन हो जाती है, बल्कि उल्टा जो आप तो ये कहते हैं जनता के बीच में डबल इंजन, मगर ये ट्रबल इंजन हो जाती है। और मैं तो बोलता हूँ कि हम भी ये डबल इंजन बोलेंगे। डबल इंजन देखिए एक संविधान है जो ये बोलता है कि जो केंद्र सरकार है वो गार्जियन है और जो प्रदेश सरकार उसके नीचे है। मगर अगर हमारी जो 55,000 करोड़ जो बकाया राशि जो छत्तीसगढ़ शासन का अगर वो दे दे तो डबल इंजन तो वैसे भी हो जाएगी। भाई ये तो संविधान के तहत है कि आपको डबल इंजन के साथ चलना है। आप गार्जियन बनते केंद्र सरकार और प्रदेश उसके नीचे है। मगर जो केंद्र सरकार है वो हमेशा जो जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है, दूसरे राजनीतिक सरकार है, चाहे वो हमारी हो चाहे टीएमसी की हो, तो वहां पे हमेशा ट्रबल पैदा करते हैं। हमारे जैसे पैसा नहीं देना, विकास कार्य में अड़ंगा पैदा करना, जिसमें भी कोई पैसे की मांग की जाए नहीं देना, और भी कोई एक कार्य योजना के लिए मांग की जाए जैसे खाद हो, यूरिया हो, बारदाना हो, इस सब और भी तमाम योजना, ट्रेनों की बात कर लीजिए यहाँ बंद करा देते हैं। तो उस सब बहुत सारी बातें हैं जो ट्रबल इंजन तो वो ऐसे भी करते हैं और इनके खुद के जहाँ प्रदेश है वहां भी ट्रबल इंजन करते हैं, वहां भी वही हालात रहते हैं। तो ये ट्रबल इंजन की सरकार बनती है, डबल इंजन की नहीं होगी। और अभी भी ट्रबल इंजन की है क्योंकि हमको ट्रबल करते हैं जहाँ दूसरे राजनीतिक दल है। ठीक है, चलिए ये तो खैर अब जनता जनार्दन को तय करना है कि आखिरकार उन्हें आशीर्वाद किसको देना है। के.एस. चौहान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही। के.एस. चौहान जी, इनसे मैंने पूछा सत्यप्रकाश जी से कि क्यों भूपेश बघेल को या कांग्रेस को फिर से मौका मिले। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्यों बदलाव हो और क्यों भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर छत्तीसगढ़ की जनता कमल खिलाए। जी जी राखी जी, जो 15 साल में जो हमारा जो काम हुआ है, जो 15 साल में जो हमने यूनिवर्सिटीज डाली हैं, जो विकास का कार्य हुआ है, जो हमने एजुकेशन पे, जो हमने हेल्थ पे और जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिया था और जो काम किया था, उसके कंपैरिजन में आप इधर आ जाएंगे, ये 4.5 साल की सरकार है, तो उसका आप 1/3 ही होता है। तो 1/3 क्या, आप 10% भी नहीं पाएंगे कि 10% भी आपने शिक्षा पे, आपने रोजगार पे, आपने विकास पे, आपने दूसरी अन्य चीजों पे जो काम किया है। और दूसरी बात यह है कि 2018 में लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था राखी जी, उनके वादों को वोट दिया था जो कि झूठे निकले। उनके बहुत ही ज्यादा विश्वासघात कर दिया। इन लोग नाम पे विश्वास करते हैं, इन लोग बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, बल्कि ये कभी नहीं बोलेंगे कि विकास है तो भरोसा है। कि आप जो आपने शराबबंदी का वादा किया, जो आपने पीएम आवास का पैसा लौटा दिया, जो आपने अनियमितीकरण करने के लिए वादा किया था, जो आपने बिजली बिल हाफ बोलने के लिए दिया था,
तो जो कि 200 यूनिट पे ही आपने रोक दिया। जो आपने दूसरे अन्य वादे किए थे वो कहाँ है आज? वो कहीं नहीं है। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है राखी जी। लोग आपके पास राजधानी में आके सड़कों पे बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जिनको आप लाठियां मार मार के भगा रहे हैं। और आप बोलते हैं कि भेंट मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप भेंट मुलाकात के लिए जाते हैं और उसके बाद जब हम वहां पर क्वेश्चन राइज करने के लिए जाते हैं तो हमारे को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, हम लोग को गिरफ्तार कर दिया जाता है। हर जिले में जहां जहां भी भूपेश बघेल जी गए हैं वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुबेरे से लेकर एक दिन पहले से रात से ही उन लोग पुलिस में जमा कराने लग जाते हैं। उन लोग को नजरबंद करके रखा जाता है, उनको पुलिस थाने बिठा के रखा जाता है। जब भूपेश बघेल जी वहां से चले जाते हैं तब जाके उनको छोड़ा जाता है। मेन बात यह है कि जब आप अच्छे हैं, जब आपका विकास कार्य अच्छे से चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इनकी मेन परेशानी क्या है राखी जी, मैं बता रहा हूँ। 70 इनके आंतरिक जो सर्वे हुआ था उसमें से 70 विधायक थे, उसमें 34 विधायक हार रहे थे। लोग उनको वोट नहीं देना चाहते थे। ये एक निजी सर्वे में अभी 3-4 दिन पहले निजी सर्वे में भी हो गया है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो वादा है, आपका जो आपने जो कर सकते हैं वो कहां पर है? वो कहीं भी दिख नहीं रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता पे पड़े हुए हैं। आपने जो आपकी संगठन की लड़ाई, आपके जो 2.5 साल की लड़ाई, आपके जो 4 चेहरों की लड़ाई जीती, वो पूरी की पूरी आज छत्तीसगढ़ की जनता को वो भुगतना पड़ रहा है। आपके कोरोना काल में आपके सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो नदारद थे, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। कोर कमेटी की बैठक में, इवन कोर कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया तक नहीं जाता था राखी जी। और दूसरी बात यह है कि आप अपराधों का आप गढ़ बन चुके हैं आज। क्योंकि जिनको आपने काम दिया था, जिनको आपने मंत्री बनाया था, उनको भी आप तवज्जो नहीं देते हैं। उनसे बिना बताए यहाँ पर अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता। ठीक है खुद के.एस. चौहान जी ठीक है। चलिए, एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को मिला, फिर एक बदलाव हुआ। आपने कहा कि ये वोट कांग्रेस को नहीं मिले थे। ठीक है, चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ, लेकिन बदलाव तो हुआ। हम कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, कांग्रेस थी। अब एक बार फिर से दोनों को मौका मिलेगा, दोनों को मौका मिल रहा है। इलेक्शन है, निर्णायक जनता है। अब इस बीच में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन सी बात किसकी चल पाएगी, क्या बूथ मैनेजमेंट से ही सक्सेस मिलेगी, इन सब से इतर एक महत्वपूर्ण बात चेहरे की भी होती है। जितना छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल बहुत सारे कहते हैं ना कि आयोजन हैं, कार्यक्रम हैं, लोगों की बातें हैं, उन सबको देखते हुए ये कहा जाता है कि भाई भूपेश बघेल ने काम किया या उनकी लोकप्रियता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा उनके कंपटीशन में कि उनके सामने आप उनको उतार सकते हैं? ये भी एक काम करता है फैक्टर, इसलिए मैंने ये बात रखी। सत्यप्रकाश जी 1 मिनट आ रही हूँ, बोलने दीजिए। के.एस. चौहान जी से सवाल है। हाँ बोलिए। राखी जी ये सवाल किसका है? ये सवाल जनता का नहीं है। अगर आप जाते हैं जनता के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने, अपना कंपैरिजन गिनाने कि हमने 15 साल में क्या किया और आपने 5 साल में क्या किया है, हमने जो केंद्र सरकार आपको क्या क्या दे रही है और राज्य सरकार को क्या देना चाहिए था आपको नहीं दिया है, तो जनता ये नहीं बोलती है कि पहले आप ये तो बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है। ये नहीं पूछती है, वो पूछती है कि काम कैसा हो रहा है। नाम पे राजनीति ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, काम पे राजनीति। जनता को काम से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। और एक सर्वे में अभी जिसकी मैंने जो बात की है, मीडिया का सर्वे हुआ था, उसमें से सिर्फ 6% ऐसा निकला था कि 6% ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे को देख के अपना वोट देंगे। 6%। बाकी सब काम को वोट देते हैं, पिछले कामों को वोट देख के वोट देते हैं। क्या सुविधाएं हैं, क्या मतलब कैसे शासन चल रहा है, कैसा प्रशासन चल रहा है, उसको देख के वोट दिया जाता है, ना कि चेहरे को वोट दिया जाता है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2024 में केंद्र लोकसभा का ये है चुनाव है, तो इनके पास कौन सा चेहरा है? इनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप अपना चेहरा बता दीजिए तो फिर मैं अपना चेहरा बताऊं। और हमारा जो चेहरा है वो नाम का नहीं है, वो काम का चेहरा है। आप बताइए कौन सा चेहरा है आपके पास? आप बताइए 2023 में आपके पास कौन सा चेहरा है?
क्या राहुल गांधी लड़ेगी, प्रियंका गांधी लड़ेगी, सोनिया गांधी लड़ेगी, कौन लड़ेगा? ठीक इन है। तीनों में से भी आप बता नहीं पाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेट की अपनी एक कहना चाहिए कि काम, वहाँ के मुद्दे, वहाँ का विकास, वहाँ की राजनीति, वहाँ के जो दिग्गज होते हैं, वहाँ के चेहरे, ये सब प्रभावी होते हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये प्रभावी तो होते हैं ये। हाँ, के एस चौहान जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ राखी जी कि इनके पास जब इनकी 2018 में सरकार आई थी, इनके पास कौन सा चेहरा था? इनके पास 4 चेहरे थे। चुनाव जीतने के बाद भी 4 चेहरे थे, दिल्ली की दौड़ लगाए थे। आज भी वो चेहरे में 2.5 साल की जो राजनीति चल रही है उसका खामियाजा जो जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, इनके पास कौन सा चेहरा था? ये और कांग्रेस आज का भी आंतरिक मामला है, इस पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नहीं करूंगी, वो उसका जवाब वही देंगे। सत्य प्रकाश जी। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ राखी जी कि 2018 में फिर इनकी सरकार कैसे आ गई? अगर चेहरा मुद्दा है, जनता के लिए अगर चेहरा मुद्दा है, तो 2018 में इनकी सरकार कैसे आ गई? इन्होंने 4 चेहरे खड़े किए थे, ठीक है। चारों चेहरे का प्रोपोगेंडा किया था और उनकी सरकार कैसे आ गई? तो इसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा चेहरे को तवज्जो नहीं दिया जाता, तवज्जो दिया जाता चलिए है। ठीक है, मैं लेकिन ठीक है, जनता- चलिए मैं इस पे ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगी। मैं तो ये मान लेती हूँ सत्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि यदि कांग्रेस को ये लगता है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर कुछ हो जाएगा या उनकी लोकप्रियता की वजह से कुछ हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि इस बार कमल खिलेगा। देखिए राकेश जी, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने एक सवाल किया और ये सवाल हर मीडिया हाउस पूछता है इनसे, बीजेपी से, आपका चेहरा क्या है, और इन लोग ऐसे गोलमोल जवाब देते हैं। तो मैं एक अभी जो लोकसभा की बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे कि कांग्रेस तरफ से चेहरा कौन होगा। मैं ये बोलता कि इनकी बीजेपी तरफ से चेहरा कौन है? मोदी जी है ना। तो फिर विधानसभा में आप चेहरा कौन नहीं बता दीजिए। तो आप केंद्र में आपका चेहरा है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में चेहरा नहीं है। तो और दूसरी बात, 2018 की बात कर रहे थे, तो 2018 में रमन सिंह जी चेहरा थे कि नहीं थे? 2013 में रमन सिंह जी चेहरा थे कि नहीं थे? आप एमपी में शिवराज सिंह चौहान आपके चेहरा थे कि नहीं? राजस्थान में जब चुनाव है वसुंधरा राजे आपकी चेहरा थी कि नहीं थी? राकेश जी, आप इतनी तेज तरह पत्रकार है, आपको मालूम है कि बीजेपी का ये तरीका है, कांग्रेस का शुरू से ये तरीका नहीं है कि हम चेहरे के साथ चले जाए। ये बीजेपी का ही चेहरा है, तरीका है कांग्रेस चुनाव लड़ने का, कि वो पहले फेस पे जाती है, उसके बाद चुनाव लड़ती है। ये सबको मालूम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगबाजी मत कीजिए, क्योंकि मालूम है भूपेश बघेल जी के सामने कोई नहीं है यहाँ पे। आज जो उनका जो छवि है और जो उन्होंने विकास जो किया है, और देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला 2018 में कैसे आ गई कांग्रेस। मैं बताता हूँ कैसे आ गई, क्योंकि जो 15 साल इन्होंने कुशासन किया, जो 15 साल भ्रष्टाचार किया, डीकेएस घोटाला हुआ, नान घोटाला हुआ, पनामा पेपर्स घोटाला, जो घोटालों की सरकार जो थी, चिट फंड घोटाला हुआ, जो घोटाले जो इन्होंने किए था, जनता उनसे त्रस्त आ चुकी थी। इसी की वजह से देखिए, इसलिए हम भी 15 साल पोजीशन में रहे, मगर ऐसी हालात नहीं थी कभी भी। आप देख लीजिए राकेश जी, 14 पे हम कभी नहीं आए थे, हम वही 38-40 उसी के आसपास रहे। इतनी बुरी हालत हमारी कभी नहीं थी, मगर इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए कि इनकी ऐसी हालत होगी 14 पे आ गए। और एक और जवाब मैं देना चाहूंगा, चौहान जी बोल रहे थे कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने उतना भी नहीं किया। हाँ, मैं बोलता हूँ शिक्षा पर हमने 10% भी नहीं किया जितने बीजेपी ने किया, क्योंकि हमने 300 स्कूल बंद नहीं किए, क्योंकि हमने पूरे छत्तीसगढ़ में 3000 स्कूल बंद नहीं किए। हमने आत्मानंद स्कूल खोले, 275 आज तक स्कूल खुल चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। 272 भी है। बस्तर को इन्होंने जो पिछड़ा कर दिया था, वहाँ बस्तर बटालियन आ जाए, वहाँ कॉफी का उत्पादन आज हो रहा है, वहाँ पे विकास हो रही है, वहाँ सड़कें बन रही है। तो ये 15 साल की जो सरकार थी ना, भ्रष्टाचार की सरकार, वो आज नहीं है। आज जनता को मालूम है कि वहां पे इनके काम हो रहे हैं। देखिए ऑनलाइन, आज ये 15 साल में ऑनलाइन एक जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र तक नहीं पहुंचा पाए थे। ये हालात ही इनकी, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था इनको, क्योंकि करप्शन करना था हर जगह। मगर आज हमारी सरकार है, हर चीज घर पे बैठे मिल रही है। तो ये कौन है? करप्शन फ्री सरकार अभी चल रही है। 15 साल की इनकी कुशासन में सरकार नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके पास चेहरा नहीं है ना मुद्दा है। सत्य प्रकाश जी, लेकिन सत्य प्रकाश जी, बीजेपी ने लेकिन कई घोटालों की बात करी है। मैंने तो आज ही सुना है, हमेशा सुनते आते हैं कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन जनता के बीच जब ये बातें जाती हैं विपक्ष की तरफ से, तो जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्लियर करना। उन्होंने चावल घोटाले की बात करी है अरुण साहब ने, आज उन्होंने 16 लाख परिवार को मकान की बात कर दी है आज। तो इसका जवाब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं तैयार रखना पड़ेगा जब जनता के बीच जाएंगे। ये चावल घोटाला है ही नहीं, ये तो सबके सब है। वो देखिए, मैं कितने डिबेट में बैठे, चावल का घोटाला है, वो अनियमितता है। और दूसरी सबसे बड़ी, उसमें कम से कम नहीं 50% ज्यादा रिकवरी भी हो चुकी है। वो निचले जो राशन दुकान है, जो सरकारी राशन, उसमें अनियमितता की बात है। क्योंकि जो कोविड हुआ था उसमें कुछ चीजें तो उन्होंने डायरी में नोट नहीं किया, लेकिन क्योंकि उस समय जल्दबाजी थी, पहली बात। दूसरी थी, जो आधार से जो लिंक हो रहा था, केंद्र सरकार का भी चल रहा था, वो छत्तीसगढ़ सरकार का भी चल रहा था। तो 2 जगह जो रिकॉर्डिंग जा रही थी, उसकी वजह से एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा था, उसकी वजह से हुआ था। और इन्होंने सबसे बड़ा, केंद्र सरकार ने जानबूझ के इस जनवरी में, अभी जनवरी में जाके जो केंद्र सरकार का जो रिकॉर्ड जा रहा था, वो अभी मिला था। और अब जब मिलान हुआ है तो सब चीजें सामने आ गई, काफी रिकवरी हो गई है। और जहां ज्यादा नियमित हुए, वहां पे 19 से ज्यादा दुकानों पर FIR हुई है। तो ये तो सबके सामने है। तो घोटाला तो यहाँ हुआ नहीं, इनके जैसे नान घोटाला नहीं हुआ है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला तो सबके सामने है। ईडी की कार्रवाई उस पर चल रही थी, जो रुक गई है।
तो ये तो सारा का सारा खेल तो उनके समय का है। और प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो 275 करोड़ सिर्फ इन्होंने 5 साल में दिए थे। हमने कितने दिए? 2100 करोड़ रुपए। इन्होंने शहर में कितने घर बनाए थे? 19,000। हमने कितने बनाए? 3 लाख। तो ये सारा का सारा भ्रम जाल फैलाने की कोशिश छत्तीसगढ़ में बीजेपी कर रही है, मगर जनता को सब मालूम है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप केंद्र से भी आप शुरू कर लिए और प्रदेश से बात कर ली, जुमलेबाजी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई 100 दिन में कम करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। तो ये जुमले इनके ऊपर से चले आते हैं, ऊपर के इनके नेता शुरू करते हैं तो नीचे के तो करेंगे। तो जुमलेबाजी की सरकार इनकी हमेशा रहती है और जुमलेबाजी इनके नेता करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जनता इस बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है। अच्छा, एक बात और सत्यप्रकाश जी, चलिए मैं क्योंकि बात थोड़ी सी चेहरों पर आई थी और ये बात मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि आज मुख्य रूप से चर्चा में यही था कि जीत की जद्दोजहद दोनों तरफ से है, होगी। फुल कॉन्फिडेंस में हो सकता है दोनों ही राजनीतिक दल हो, लेकिन जनता से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि वो एंड मोमेंट पे क्या कर दे। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि नेतृत्व भी प्रभावी होता है। दूसरे स्टेट्स के आपने नाम लिए, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम लिए, बिल्कुल सही बात है। एक कहते हैं ना कि एक चेहरा बन जाता है लगातार यदि आपको मौका मिल रहा है। तो मैं मान लूं कि आपके पास भूपेश बघेल है, लेकिन मान लीजिए अभी हाल ही के हमने पिछले कुछ इलेक्शंस देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहते हैं उनका चिन्ह कमल है और दूसरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब क्या लगता है कि यदि सिर्फ इस बात पे हम चले जाएं तो क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए एक टक्कर जैसा होगा? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके पास खुद आप देखिए राखी जी, नरेंद्र मोदी का नाम इन लोग तो नगर पंचायत में भी ले लेते हैं, नगर निगम में भी उन्हीं का नाम लेते हैं। तो ये तो चाहे तो मेयर भी बना दे मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो इनके हालात ये ऐसे कि हर चीज में उनको नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना है, क्योंकि इनके पास है ही नहीं ना चेहरा। ठीक है, अभी उनके जुमलेबाजी की वजह से देश में एक हवाई चल रही है। ठीक है, ये चाहते वो हवाई छत्तीसगढ़ में भी चला है, मगर 2018 में भी मोदी जी थे, उस समय भी तो प्रधानमंत्री वही थे और कोई तो पता नहीं। तो तभी उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया था, तभी उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत वाहवाही है छत्तीसगढ़ में की थी। क्या हाल हुआ? 14 पे चले गए। तो वही हाल है, अभी भी इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी और कमल बोलने के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो जैसा आपने बोला, मुद्दे पे क्यों नहीं आते ये मोदी कमल सिर्फ ये क्यों करते हैं? कुछ मुद्दे पे भी तो आने चाहिए। और हर 4 महीने में या 2 महीने में देखिए राखी जी, इनके मुद्दे बदलते रहेंगे। क्यों बदलते हैं? क्योंकि बस लॉजिकली मुद्दे नहीं रहते कि उस मुद्दे पे टिके रहे। चलिए ठीक है, मतलब इस चर्चा से मैं इसलिए तो निश्चिंत हो जाऊं कि मुझे अब बीजेपी से चेहरा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि चेहरा और नाम कौन सा हो सकता है। के.एस. चौहान जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, इन्होंने अभी ये बोला कि चेहरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है लेकिन कांग्रेस कोई चेहरा नहीं करती है। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि क्या इस चुनाव में आपका भूपेश बघेल चेहरा नहीं है क्या? ये पूछना चाह रहा था। ये आप सेल्फ गोल मत किया कीजिए अपनी ही पार्टी का, क्योंकि अभी आपने बोला कि कोई चेहरा नहीं होता है चुनाव लड़ने तक और अभी आप बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल हमारा चेहरा है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रावर्सी है आपकी बातों में। दूसरी बात मैं बता दूं, आपकी बात कर रहा, कांग्रेस बात नहीं कर रहा, गलत बात बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस की बात बोल रहे थे आप, कांग्रेस की बात बोल रहे थे कि आप मतलब हम बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या अभी भी आप बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भूपेश बघेल आपका चेहरा नहीं है। दूसरी बात, भूपेश बघेल हमारा चेहरा थे और अभी भी है। मोदी एक चेहरा नहीं है, मोदी एक काम है, मोदी एक पहचान है। वो पहचान जो विकास करता है, जो व्यवस्था देता है। और भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था की राजनीति करती है, व्यक्ति की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी नंद परिवार की पार्टी नहीं है, वो मगध की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी एक आदमी की पार्टी नहीं है, एक लीडर की पार्टी नहीं है। ठीक है, के.एस. चौहान जी मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि विषय बड़ा है, चर्चा समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए 2023 की बात हो रही है, जीत की जद्दोजहद के लिए दोनों ही लगे और कोई किसी से कम नहीं पड़ता। एक को बचाना है अपनी सरकार तो दूसरे को हथियाना है। इस लड़ाई में कौन सफल होगा ये जनता को बताना है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे क्या होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।